जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। पहले आप इस तस्वीर को देखिए और जो टिप्पणी है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण की उसे भी सुनिए और फिर हम आएंगे बिहार की आज की सियासत पर। भाई तेजस्वी, आपने विधानसभा चुनाव में हमारे साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो संकेत दिए हैं उसका तो यही मतलब निकलता है कि मेरी कांग्रेस पिछली बार से भी कम सीटों पर लड़े। यह तो बड़ी नाइंसाफी होगी। पहले अखिलेश भाई फिर केजरीवाल भाई ने मेरी पार्टी की हकमारी की। अब आप एक उम्मीद की किरण थे, सो आपने भी झटका देने का मन बना लिया है। यह ठीक नहीं है। खैर जाने दीजिए, हम तो डूबेंगे ही पर आपको भी ले डूबेंगे वाली नीति हमारे यहाँ अभी जमा है, जवां है। दिल्ली चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। अब बिहार में भी इसे आजमा कर हम देख लेंगे, भले नतीजा जो हो। गुस्ताखी माफ। दरअसल इस तस्वीर का एक भाव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, आजाद और कांग्रेस के वर्तमान रिश्ते को लेकर यही समझा जा सकता है। तो अब आते हैं बिहार की सियासत पर। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष कुछ ज्यादा ही संजीदा है और खास तौर से जो आक्रमण दोनों ओर से हो रहे हैं, तो पता नहीं रह जाता है कि सब कुछ विधानसभा चुनाव को देखते हुए है, चूंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है। एक जो चर्चा सियासी गलियारे में होती है दबी जुबान से, भले खुलकर न हो, सार्वजनिक रूप से न हो, लेकिन ये बात 16 आने सच है कि यदि लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो बाद में नीतीश कुमार का भी मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं होता। उन्हें अवसर नहीं मिलता। इतना ही नहीं, ग्रास रूट तक पिछड़ों तथा अति पिछड़ा एवं दलितों की स्थिति में वैसा सुधार नहीं होता जो आज है। राजनीति में भी उनकी भागीदारी हर स्तर पर इतनी नहीं हो पाती। दरअसल कहने का मतलब यह कि लालू के सत्ता में आने के बाद ही कमजोर और हाशिए पर खड़े वर्ग मुख्यधारा में आए और नेतृत्व का अवसर उन्हें मिला। इसलिए लालू प्रसाद के इस योगदान को याद रखा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि 90 से अब तक एक जीतन राम मांझी, या जीतन राम मांझी को भी गिनिए तो तकरीबन 35 साल से पिछड़ा और दलित का शासन ही बिहार में है। तो यह एक इतिहास है अपने आप में, इसको भी समझने की चीज़ है। भले जो सियासत के खेल हैं, सियासत के दाव पे आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे हैं, उसमें असल तथ्यों की अनदेखी होती है। तो अब आएंगे ताजा घटनाक्रम पर। तो आप देखेंगे कि अभी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिहार सरकार, तो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें 7 मंत्री की एंट्री। तो उसमें जो सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ा वह त्याग था दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष भी होते थे और मंत्री थे। पहले उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। वे अध्यक्ष रह गए, लेकिन अध्यक्ष भी मुकम्मल नहीं थे, कार्यकारी थे। तो आज एक अच्छी बात हुई है उनके लिए कि मंत्री पद छीना, और जो कहा जा रहा था कि ऐसा न हो कि अध्यक्ष पद भी छीन जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा। इस बात की आश्वस्ति मिल गई है। तो बिहार में फिर से सत्ता की वापसी के मिशन के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाली भाजपा ने आज ही दिलीप जायसवाल को आधिकारिक रूप से भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहना दिया। पटना में पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक हुई और इसमें इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देने की औपचारिकता पूरी कर ली गई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिलीप जायसवाल के निर्वाचन की आधिकारिक घोषणा की गई।
नए प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई और शुभकामनाएं दी। तो अध्यक्ष जी थे, अध्यक्ष की हैसियत से बातें कर रहे थे, तमाम चीजें हैं और सब कुछ चल भी रहा था। लेकिन आज से अस्थायी रूप से जो कुछ कहेंगे उसे सुना जाएगा, गुना जाएगा और तमाम बातें होंगी। लेकिन जो बातें आप देखिएगा, अभी जो तमाम चीज़ें चल रही है, तमाम बातें हो रही है और उसमें कई बातें हैं कि नीतीश को भाजपा कुचलने पर आमादी है, निगलने पर आमादा है। तेजस्वी चाह रहे हैं कि नीतीश जी उनके साथ आ जाएं। इस बात को लेकर के तो इतना कुछ हो गया है कि नीतीश अब पलटी मारेंगे, तब पलटी मारेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन विधानसभा के सत्र में जो कुछ हो रहा है और जो तस्वीर दिख रही है उससे बहुत कुछ साफ हो रहा है। वह नीतीश की पलटीमारी को लेकर के भी है और जो हो कुछ रहा है और क्या चुनाव का एजेंडा हो सकता है, किस तरीके से किस पार्टी का क्या जोर रहेगा, यह बातें भी परिलक्षित हो रही है। अभी जो आज ही विधानसभा में हुआ, जिस तरीके से नीतीश कुमार आपा खो बैठे, तेजस्वी यादव को बच्चा है कहने लगे, बार बार कहते हैं, वो बच्चा भी है, स्वाभाविक है। लेकिन नीतीश जी कहते हुए भूल जाते हैं कि वह प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। वो बच्चा की हैसियत से विधानसभा में नहीं बैठते, एक विपक्ष की नेता की हैसियत से उनके सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं। तो फिर उनको बार बार बच्चा कहने की बात कुछ समझ में नहीं आती है। अभी बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष की जो भूमिका है और जो उसका आक्रामक तेवर है, उसके मुकाबले अभी सत्ता पक्ष में जो है एनडीए की जो टीम है, खास करके नीतीश कुमार, उनकी भी धार बहुत तेज नहीं दिख रही है, बहुत कमजोर है उसकी तुलना में। बार बार पुरानी बातों को की याद दिलाना, चर्चा आज की बात हो रही है, चर्चा बजट को लेकर के हो रही है, तो फिर वही बातें, पहले कोई निकलता था जी घर में, निकलने में 10 बार सोचता था जी, महिलाएं नहीं निकलती थी, लड़कियां नहीं निकलती थी। ठीक है, यह भी एक इतिहास की बातें हैं, लेकिन इतिहास को कब तक पलटेंगे इस रूप में कि बस उसी के सहारे आपकी रोटी चलती रहे, जो सियासत की है। तो जो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, वो चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वहाँ राजद जो है खास तौर से वो मिशन विधानसभा चुनाव की रणनीति के तहत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। प्रतिपक्ष में जो है परिषद में, मतलब विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी इस रणनीति पर काम कर रही है। आज ही आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने को फोकस किया गया, उस पर किया गया। जाहिर है वोट की राजनीति के लिए मजबूत मुद्दा है। विधानसभा में देखेंगे तो विपक्ष के नेता के रूप में अपने कम उम्र और कम अनुभव के बावजूद तेजस्वी अकेले सत्ता खेमे भी रहे। उन्होंने कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री तक को उनके खिलाफ बोलने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच भी कथित मतभेद को राजनीतिक तौर पर हवा दे दी। वो कहा जाता है ना कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच पट नहीं रही है, लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के भविष्य में रोड़ा बन सकते हैं। तो इस बात के लिए तो सम्राट चौधरी के पिता द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ कई बातों की याद दिलाकर तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को नाराज कर दिया, तो वे भी पलटवार से नहीं चूके। हालांकि तेजस्वी की बातें इसलिए बहुत मायने नहीं रखती क्योंकि राजनीति में कौन नेता किसके कल क्या बोला था और आज उसके क्या विचार हैं, यह बदलता रहता है और इस मामले में किसी भी दल का दामन पाक साफ नहीं है। अव्वल तो आप जो देखेंगे इस 35 वर्ष में ही, और जो विधानसभा है, विधानसभा में ही जो बैठे हुए हैं, उनमें कौन कहाँ किस कब रहा है, यह खुद हमको नहीं लगता कि विधानसभा में बैठे लोगों को भी मुकम्मल याद होगा कि कौन कब लालू के साथ रहा, कब नीतीश के साथ रहा, कब कांग्रेस के साथ रहा, कब भाजपा के साथ रहा, कौन कभी रामविलास पासवान के साथ चला गया, आज की तारीख में चिराग पासवान के साथ है कि नहीं है, कौन जीतन राम मांझी के साथ रहा, कौन मुकेश सहनी के साथ, कौन उपेंद्र कुशवाहा के साथ।
या कौन फिर निर्दलीय भी रहा फिर पार्टी में आ गया, बहुत तरीके की बातें हैं। तो खुद तेजस्वी को देखिएगा, उनके पिता कुमार के बारे में क्या क्या कहते थे, पर उनके साथ सरकार भी बनाई। इसी तरह नीतीश ने आज भी तेजस्वी पर नाराजगी दिखलाते हुए राजद शासन की याद दिलाई, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन पलट उनसे भी यह पूछा जा सकता है कि फिर वे 2 बार राजद के साथ मिलकर सरकार क्यों बनाए। सम्राट चौधरी इस बार सत्ता में आने पर जिस अंदाज में राजद के मंत्रियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाकर जांच करवाने की बातें कही थी और नीतीश ने भी सहमति जताई थी, इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से राजद तो खुद को पाक साफ बताकर उल्टे सरकार पर ही सवाल दागेगा। विभिन्न मामलों को लेकर विपक्ष द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ न कुछ तो दम है। इसकी पुष्टि दोनों सदनों में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा पूछे जा रहे सवाल और मंत्री के असंतोषजनक जवाब के रूप में सामने आता है। बजट की बात कर लें तो इसमें भी जो लुभाने वाली घोषणा की गई है वह वोट हासिल करने के लिहाज से उपयोगी होगा, ऐसा मानने अब भी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि तेजस्वी ने जो आर्थिक लाभ की घोषणा की थी उसे बजट में शामिल करने की मांग उन्होंने की, पर ऐसा नहीं हुआ तो वे इसे लेकर माहौल बनाने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो तेजस्वी की जो सदन में भूमिका है वह मजबूत मानी जा रही है और उनके समर्थकों में इसे लेकर उत्साह है। बहरहाल तस्वीरें और भी आएंगी और मैं लेकर हाजिर होऊंगा। फिल वक्ती से आप संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। नमस्कार।